हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। तो मैं आज आपको अपना 9th मंथ का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज जब मैंने डॉक्टर के पास विज़िट किया तो डॉक्टर ने मुझे क्या बोला और बेबी की क्या कंडीशन है और मेरी सर्जरी को लेके क्या बात हुई है। मेरी नॉर्मल बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, तो आज मैं इन सब बातों पे आपसे बात करूँगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जब भी 9th मंथ स्टार्ट होता है तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी किसी को 9th मंथ स्टार्ट होते ही पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं और किसी के 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद भी पेन्स नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग से हर एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरा 9th मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक भी मेरे को कोई भी पेन्स नहीं है। मैंने, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मेरा एक वीडियो देखा होगा, प्रीवियस मेरा एक वीडियो था फॉल्स पेन्स वर्सेस डिलीवरी पेन्स। मुझे फॉल्स पेन्स लास्ट 15 डेज से फॉल्स पेन्स है। फॉल्स पेन्स मुझे, जैसे हमारे पीरियड्स में पेन्स हम लोगों को फील होते हैं, तो सेम वैसे ही मेरे को पीरियड्स पेन काफ़ी टाइम से हैं। तो वह मुझे क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दर्द रहता है, कमर में अनबियरेबल वाला मुझे पेन होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, फॉल्स पेन्स और डिलीवरी पेन में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अगर फॉल्स पेन्स आपका दवाई लेने से ठीक हो जाता है या उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती, वो आधे या 1 घंटे में ठीक हो जाता है, तो वो सिर्फ एक फॉल्स पेन्स हैं जो डिलीवरी से पहले हर एक फीमेल को फील होते हैं। और डिलीवरी पेन अगर मैं बोलूँ तो डिलीवरी पेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये हर किसी को अलग अलग तरीके से फील होता है डिलीवरी पेन। किसी को बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं अपने डिलीवरी पेन्स की बात करूं, जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, तो मेरे को कमर में अनबियरेबल वाला पेन था और उसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ बढ़ती गई और वो मुझे करीबन 12 घंटे तक मुझे डिलीवरी पेन्स रहे। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट करने के बाद कुछ टैबलेट्स दी, जिससे वो पेन्स और थोड़ा फास्ट हो गए। तो डिलीवरी पेन और फॉल्स पेन में हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज अगर मैं अपनी अपडेट की बात बताऊं, अगर मैं 9th मंथ का अपना अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसे ही मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर की विज़िट्स काफ़ी बढ़ गई। डॉक्टर ने मुझे एवरी वीक बुलाया और डॉक्टर ने स्टार्टिंग में, जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में जो बेबी की कंडीशन थी, तो उसमें कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था कि ये सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि 9th मंथ के स्टार्टिंग में भी बच्चे की पोजीशन ब्रीच थी। ब्रीच को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो बच्चे का हेड ऊपर था एंड उसके पैर नीचे की तरफ थे, तो उस पोजीशन को मेडिकल टर्म में ब्रीच पोजीशन बोलते हैं। तो बच्चे की पोजीशन ब्रीच पोजीशन थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका सिजेरियन की हाई चांसेस हैं और आप कोई डेट फाइनल कर लीजिए सिजेरियन के लिए। तो जैसे ही जून स्टार्ट हुआ, तो जून के स्टार्टिंग में ही मेरी ऑपरेशन की डेट हम लोगों को फाइनलाइज करनी थी। बट उस वक्त अगर मैं वीक्स की बात करूँ तो 36 या 37 वीक 9 मंथ के स्टार्टिंग में मेरा चल रहा था। और डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ और उस वक्त बोली थी कि अगर 36 वीक के बाद भी
बच्चे की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो चांसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि ये बोला जाता है 36 वीक तक भी बच्चे की पोजीशन 37 वीक्स तक बच्चे की पोजीशन चेंज हो सकती है, क्योंकि उस पर 37 वीक्स के बाद बच्चे की पोजीशन चेंज होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसका वेट बढ़ चुका होता है। बच्चा 2.5 किलो का 2.5 केजी का हो चुका होता है। या ये चीज़ मुझे मेरे डॉक्टर ने बोली कि 37 वीक्स के बाद बच्चे की पोजीशन चेंज होना मुश्किल है। बट 9 मंथ के स्टार्टिंग में जब हम लोगों को डेट फाइनल करनी थी, जब हम डॉक्टर के पास डेट फाइनल करने के लिए गए तो उस वक्त अल्ट्रासाउंड करवाया गया। तो अल्ट्रासाउंड में बच्चे की पोजीशन चेंज हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने बोला अब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे, और हम लोग अब नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो जैसे कि आज हम लोगों ने विज़िट किया तो अभी तक भी मुझे नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स नहीं आए हैं, और मुझे फॉल्स पेन्स लास्ट 1 वीक से अभी मुझे आ रहे हैं। मुझे पीरियड्स के जैसे क्रैम्प्स मैं फील करती हूँ एवरी नाइट। और अब डॉक्टर ने मुझे 27 जून में एडमिट होने के लिए बुलाया है। अगर मुझे 27 जून तक भी अगर पेन्स नहीं होते तो डॉक्टर मुझे टैबलेट्स के थ्रू पेन कर मेरा डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। इट कैन बी नॉर्मल डिलीवरी और इट कैन बी सिजेरियन। वो उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। और आज मेरा कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, और 9th मंथ के स्टार्ट होते ही मेरे 2 अल्ट्रासाउंड होने थे। पर 9 मंथ के स्टार्ट में मेरा 1 अल्ट्रासाउंड हुआ था, और बाद में बच्चे की पोजीशन को चेक करने के लिए कि बच्चे की पोजीशन चेक हुई है या नहीं हुई है, तो मेरा 1 अल्ट्रासाउंड हुआ था। मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी कि मेरे कितने अल्ट्रासाउंड्स हुए, और उसमें से सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है जो हर किसी को करवाना चाहिए विदाउट स्किप, कि वो बिल्कुल भी वो अल्ट्रासाउंड आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए या स्किप करना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे घर के बड़े ये बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड की जो रेज़ होती है वो बच्चे को इफ़ेक्ट करती है, तो बहुत लोग अल्ट्रासाउंड्स नहीं करवाते, बहुत कम अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं। बट डॉक्टर्स के वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि बच्चे पर उसके रेस का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो मैं डेफिनेटली एक ये वीडियो बनाऊंगी कि अल्ट्रासाउंड कितने करवाने चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी 3 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। और उसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा आपका यूट्रस में ही है ना, कभी वो फेलोपियन ट्यूब में तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के 4th या 5th 6th वीक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड 12 से 13वें हफ्ते में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेवल 1 अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाता है। और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है 17th से 18th वीक में। ये 3 अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो आपको करवाने चाहिए। तो इसका मैं एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरी इस प्रेगनेंसी में मेरे कई सारे अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, क्योंकि मुझे इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है। तो मेरे काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड हुए हैं। लास्ट में मेरा ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड भी हुआ है। बेबी का वेट काफ़ी कम था, तो बेबी के ब्लड सप्लाई, बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए डॉपलर एक मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो कुछ अल्ट्रासाउंड हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब जो डॉक्टर ने हम वापस से
विज़िट अब नहीं करेंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मुझे 27 ऑफ जून में बुलाया है, जो मेरी फ़ाइनल डेट अब उन डॉक्टर ने डिसाइड की है। अगर इस बिटवीन मेरे को डिलीवरी पेन्स हो जाते हैं तो हम लोग वापस से डॉक्टर के पास जाएंगे और उस वक्त पता चलेगा कि सिजेरियन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मेरा बेबी और मैं बिल्कुल ठीक रहें और सब अच्छे से हो जाए। और मुझे नहीं पता कि बेटा होगा या बेटी, तो डेफ़िनेटली मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे को क्या सिम्टम्स थे बेटे होने में और बेटी होने में। अगर मुझे बेटी होती है तो मैं डेफ़िनेटली बेटी के सिम्टम्स आपको बताऊंगी। अगर बेटा होता है तो मुझे थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, तो मैं उसका वीडियो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।